Hello everyone, a very warm welcome to you all. This video is part 2 of our series on compromise arrangement and amalgamations. In this video, we will discuss the complete process of compromise and arrangement under section 230, explaining its key provisions, procedures and implications. If you have not watched part 1, make sure to check it out for a better foundation. Stay tuned till the end to get a better understanding and not to miss out on any step. Let's start with the procedure for the compromise और arrangement. कंपनी की तरफ से कंपनी का जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है वो या तो कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ होता है या क्रेडिटर्स के साथ होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किसके साथ हो सकता है। तो स्कीम कौन लेके जा सकता है? जो पिटीशन है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना है, इसकी स्कीम जाती है, इसकी पिटीशन जाती है एनसीएलटी के पास। कौन लेके जाता है? कंपनी की तरफ से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या क्रेडिटर्स या कंपनी के मेंबर्स, या फिर अगर कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंड अप चल रहा है तो उस केस में कंपनी का जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। एंड तब लिक्विडेशन के केस में कंपनी की सारी पावर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स लिक्विडेटर के पास चली जाती हैं। तो अगर लिक्विडेशन चल रहा है तो कंपनी की तरफ से लिक्विडेटर आएगा फॉर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। जब हम एनसीएलटी के पास जाते हैं तो उसके साथ में एक स्कीम ड्राफ्ट की जाती है जिसमें सारा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में मेंशन होता है। उसके साथ ही फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन लगती है, पिटीशन लगती है इन फॉर्म एनसीएलटी 1। ये एक फिजिकल फॉर्मेट है। एक एनसीएलटी 1 में एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, एक फॉर्मेट है, उस पे एप्लीकेशन बनाई जाती है। एफिडेविट लगता है इन फॉर्म एनसीएलटी 6। इस एफिडेविट में मेंशन होता है कि वॉट एवर इज मेंशन इज ऑल ट्रू। उसके साथ ही क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लगता है CAA 1 में। ये तभी लगेगा अगर आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हो रही है। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम मतलब सपोज कंपनी के कुछ बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं जो कि, तो उनका कंपनी ने लोन ले रखा है कंपनी ने बैंक से। अब कंपनी उनको ऑफर कर रही है कि उस लोन के अगेंस्ट में वो कंपनी उनको शेयर्स इशू कर देगी। तो ऐसे केस में इस तरह की जो स्कीम है 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, अगर वो इस स्कीम को अप्रूव करते हैं तो CAA 1 में इसका एक स्टेटमेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो क्रेडिटर्स होते हैं यानी जो बैंक होते हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये जो स्कीम है इसमें कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है स्कीम में, या कोई भी कंपनी ने विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन जाती है एनसीएलटी 1 में, स्कीम ड्राफ्ट जाती है एनसीएलटी 6 जाता है, एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं, और क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन CAA 1 में जाता है अगर आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हो रही है तो। सेकेंड स्टेप इज एनसीएलटी के पास जब एप्लीकेशन गई थी वो गई थी टू सीक परमिशन फॉर द क्लास मीटिंग, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए क्लास मीटिंग करवानी थी, उसकी परमिशन एनसीएलटी से लेनी थी। इसलिए वो फर्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन गई थी टू सीक द परमिशन फॉर द क्लास मीटिंग। सेकेंड स्टेप में एनसीएलटी क्लास मीटिंग के लिए परमिशन देगा यानी कि डायरेक्शंस टू प्रोसीड फॉर द क्लास मीटिंग। लेकिन एनसीएलटी इस पूरे प्रोसीजर को सुपरवाइज करता है, मतलब सिर्फ उन्होंने डायरेक्शंस दे दिए टू प्रोसीड, दैट डजंट मीन कि एनसीएलटी का रोल खत्म हो जाता है। एनसीएलटी पूरी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम को सुपरवाइज करता है। किस तरह से? अब जो मीटिंग होने वाली है, जो क्लास मीटिंग होने वाली है, उसका डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ एनसीएलटी डिसाइड करता है। उस मीटिंग में कौन चेयरपर्सन होगा वो भी एनसीएलटी डिसाइड करता है। इनफैक्ट एनसीएलटी एटलीस्ट 2 चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं ताकि अगर मेन जो चेयरपर्सन है वो किसी भी रीजन की वजह से क्लास मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो जो ऑल्टरनेट पर्सन है वो एज अ चेयरपर्सन उस मीटिंग को अटेंड करेगा। चेयरपर्सन मोस्टली सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। एनसीएलटी कोरम भी फिक्स कर सकता है उस क्लास मीटिंग की। उसके अलावा एनसीएलटी स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट करता है उस क्लास मीटिंग के लिए। अब अगर एप्लीकेंट यानी कि जो हमारी स्कीम ड्राफ्ट की गई थी, जो एप्लीकेंट थे एनसीएलटी को, अगर वो कंपनी है या लिक्विडेटर है,
लिक्विडेटर उस केस में जहां कंपनी का वाइंड अप हो रहा हो तो सारी पावर्स चली जाती हैं लिक्विडेटर के हाथ में। तो अगर लिक्विडेटर या कंपनी है तब तो एनसीएलटी डायरेक्शंस दे देगा टू प्रोसीड फॉर द क्लास मीटिंग। लेकिन अगर आपके जो एप्लीकेशन है वो मेंबर्स ने दी थी या क्रेडिटर्स ने वो स्कीम को ड्राफ्ट करके वो एनसीएलटी को अप्रोच करते हैं तो उस केस में एनसीएलटी कंपनी को 14 डेज का समन इशू करता है। मींस उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी या फिर लिक्विडेटर। अगर मेंबर्स और क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन दी है तो 14 डेज का समन पहले इशू किया जाएगा कंपनी को या फिर लिक्विडेटर को। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड जिसको हम बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। अगर एप्लीकेंट आपका कंपनी या लिक्विडेटर है तो डायरेक्शंस दे जाएंगे टू प्रोसीड फॉर द क्लास मीटिंग। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। तो अब थर्ड स्टेप में नोटिस को ड्राफ्ट किया जाएगा इन फॉर्म CAA2 एंड CAA3। दो फॉर्म्स में क्यों किया जाएगा? क्योंकि CAA2 में जो नोटिस जाएगा वो जाएगा कंपनी के मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को। इसके साथ ही दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे और कंपनी अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी। CAA3 में जो नोटिस जाएगा वो जाएगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को, यानी कि ROC को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, PF डिपार्टमेंट को, GST डिपार्टमेंट को, एक्सेट्रा। नाउ फोर्थ स्टेप इज आफ्टर द नोटिस। अब चेयरपर्सन वही पर्सन जो NCLT ने अपॉइंट किया था, तो वो चेयरपर्सन अब NCLT को एक एफिडेविट देगा जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि जो भी कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड थे अब तक वो सब कुछ हो चुके हैं। उसके बाद टाइम आएगा क्लास मीटिंग का। अब जब क्लास मीटिंग होगी तो उसमें अप्रूवल होगा। अप्रूवल एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगा मेजॉरिटी इन नंबर, जितने भी प्रेजेंट लोग होंगे उनका मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू। ये जो अप्रूवल लिया जाएगा वो किस तरह से होगा? अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 200 देन जनरल मीटिंग में, अगर 200 से ज्यादा हैं लेकिन 1000 से कम है देन पोस्टल बैलेट के थ्रू, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में तो ई वोटिंग भी की जाएगी प्लस फिजिकल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो 3 तरीके हैं अप्रूवल लेने के। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। इस स्टेप में जो अप्रूवल आया था उस अप्रूवल को चेयरपर्सन एक रिपोर्ट तैयार करेगा इन फॉर्मेट CAA4। तो CAA4 फॉर्म में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और फाइल की जाएगी NCLT को विद इन 3 days ऑफ द मीटिंग और अदर टाइम फिक्स बाय द NCLT। NCLT ने अगर कोई और टाइम फिक्स किया गया है तो उसके विद इन, लेकिन मोस्टली 3 days के अंदर अंदर वो रिपोर्ट को फाइल किया जाता है। इसके बाद फाइनल एप्लीकेशन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड मोशन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को NCLT में फाइल करना होता है कब तक? विद इन 7 days ऑफ द रिपोर्ट इन CAA5। जो रिपोर्ट आपकी बनी है CAA4 जो आपने NCLT को फाइल करी है उस डेट से विद इन 7 days के अंदर अंदर आपको एक CAA5 में एक सेकेंड मोशन एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। उसके साथ ही सर्टिफिकेट जाता है कंपनी के ऑडिटर के। कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो एक सर्टिफिकेट देगा कि जो भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल थे, जो आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे, वो कंप्लाई हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज NCLT अब डेट ऑफ हियरिंग को फिक्स करेगा। उसके साथ ही न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, उन्हीं न्यूज़पेपर में जिसमें पहले कंपनी ने दिया था नोटिस इशू करते टाइम। तो उन्हीं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा और जिस दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा उस दिन से लेकर डेट ऑफ हियरिंग में एटलीस्ट 10 days का गैप होना मैंडेटरी होता है। तो 10 days का गैप रखता है NCLT। उसके बाद डेट ऑफ हियरिंग आएगी। इस दिन डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन ये डिपेंड करेगा NCLT को कि वो आपकी स्कीम को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। तो NCLT अगर आपकी स्कीम को सैंक्शन करता है तो फाइनल ऑर्डर आता है आपका CAA6 में। NCLT कोई भी स्कीम को अप्रूव करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करता है? ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ स्कीम, कि आपकी जो स्कीम है वो ट्रू और फेयर है, किसी भी क्रेडिटर या किसी भी मेंबर के अगेंस्ट में तो नहीं है, उनके इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल तो नहीं कर रही है, जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है या कोई भी एक्सचेंज रेशियो है वो फेयर है, क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी NOC ली गई है या नहीं, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं स्कीम, स्कीम टैक्स को इवेट करने के लिए तो नहीं बनाई गई है, या फिर जो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आई है
वो एक एमिनेंट सीए फर्म यानी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू ही वो रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर देने से पहले कंसिडर करता है। एनसीएलटी पे डिपेंड करेगा कि वो आपको स्कीम अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एनसीएलटी कभी भी नई स्कीम आपको ऑफर नहीं कर सकता। जो आपकी स्कीम है उसमें एनसीएलटी को कुछ चेंजेस अगर करवा रहे हैं तो वो करवा सकता है, लेकिन आपको नई स्कीम वो ऑफर नहीं कर सकता। नाउ अगर आपकी कंपनी को अप्रूवल मिल गया है, आपका CAA 6 में फाइनल ऑर्डर आ गया है, तब कंपनी को ROC पे वो ऑर्डर फाइल करना होता है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इन ई फॉर्म INC 28। इस ई फॉर्म INC 28 के अंदर जो आपकी स्कीम थी अब वो सैंक्शन स्कीम बन गई है, तो उसकी कॉपी जाती है, कॉपी ऑफ NCLT का ऑर्डर जाता है। इसके साथ ही अगर आपका MOA और AOA भी ऑल्टर हुआ है तो उसकी ऑल्टर्ड MOA और AOA की कॉपी अटैच होती है और ये सारी चीजें फाइल होती हैं ROC पे विद इन 30 डेज ऑफ द अप्रूवल। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव ऑर्डर आता है इन केस एनसीएलटी ने आपकी स्कीम को अप्रूव नहीं किया, तब कंपनी एक अपील फाइल कर सकती है NCLAT के पास यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 421 विद इन 45 प्लस 45 डेज के अंदर। अब NCLAT की हियरिंग होगी और NCLAT की हियरिंग में अगर NCLAT का ऑर्डर आ जाता है, मतलब उन्होंने अगर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है, तब आप उसके बाद उस ऑर्डर को विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ROC पे फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर आपका ऑर्डर NCLAT ने भी अप्रूव नहीं किया तो आपके पास होता है एक चांस कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाके अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 9। एज पर दिस, अगर सपोज 100% ऑफ द क्रेडिटर्स या 100% ऑफ द मेंबर्स NCLT के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं NCLT 1 कि वो ऑर्डर्स इशू करे, लेकिन वो इसके साथ ये भी चाहते हैं कि हम क्लास मीटिंग नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू द रीज़न कि वो ये कहते हैं कि हम 100% क्रेडिटर्स या मेंबर्स हैं और हमने पूरी स्कीम को, कंटेंट्स को सब कुछ पढ़ लिया है और हम उस पर कंसेंट देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि क्लास मीटिंग हो। तो क्या ऐसे केस में NCLT उस क्लास मीटिंग को वेव ऑफ कर सकता है? आंसर इज, अगर वो क्रेडिटर्स है तब कर सकता है, क्योंकि सबसेक्शन 9 सेज दैट कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के मीटिंग को वो वेव ऑफ कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 90% ऑफ द क्रेडिटर्स की एफिडेविट होना चाहिए कि उन्होंने स्कीम जो है, जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम है, वो उस पर कंसेंट देते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको एफिडेविट देना होगा। अब हमारे केस में 100% ऑफ द क्रेडिटर्स दे रहे हैं तो बिल्कुल वो NCLT जो है वो वेव ऑफ कर सकता है, लेकिन मेंबर्स को कर सकता है या नहीं कर सकता है, मेंबर्स की मीटिंग डिस्पेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ऐसा कहीं भी एक्ट में मेंशन नहीं है। तो NCLT मेंबर्स की स्कीम को वेव ऑफ करेगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा NCLT के लॉजिक पे, या NCLT अपने केस टू केस पे देखेगा। लेकिन क्रेडिटर्स की अगर कंसेंट है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग को NCLT डिस्पेंस कर सकता है। सबसेक्शन 10 सेज दैट कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट अगर उसमें उनकी स्कीम में कहीं भी बायबैक हो रहा है, तब उस केस में जब तक बायबैक के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम सैंक्शन नहीं करेगा ट्रिब्यूनल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के साथ मर्जर हो रहा है और जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है वो हो रही है एक्स लिमिटेड। अब इस केस में जो वाई के सारा बिजनेस है वो एक्स में मर्ज हो जाएगा, यानी कि जो वाई की असेट्स है सब कुछ वो एक्स ले जाएगा। अब अगर जो वाई है वो सपोज एक्स का शेयर होल्डर भी था, तो वाई के शेयर्स भी एक्स में चले जाएंगे, तो एक्स के लिए ये बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया। अब अगर एक्स चाहता है कि वो उन शेयर्स को रिटेन कर ले एज ट्रेजरी स्टॉक, तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि एज पर सेक्शन 68 शेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, दैट मीन्स एक्सटिंग्विश करना होता है 7 डेज के अंदर अंदर। जो भी आपके एग्जिस्टिंग थे उनको 7 डेज के अंदर अंदर आपको एक्सटिंग्विश करने होते हैं अपने शेयर्स जो आपने बायबैक किए हुए हैं। तो एक्स लिमिटेड एज अ ट्रेजरी स्टॉक भी उनको नहीं रख सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68 इज मैंडेटरी।
So, no compromise or arrangement in respect of any buyback of securities under this section shall be sanctioned by the tribunal unless such buyback is in accordance with the provisions of section 68. Thank you so much. I hope the complete process of section 230 is clearly understood. Please like, share and subscribe and stay connected for the next video.